गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिलीप खंडेलवाल ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन स्टडी कर रहे थे मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन में रॉकेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो रॉकेट के बारे में कुछ पार्ट है जो डिस्कस कर लिया था। उसमें अपन ने देखा था कि रॉकेट ऊपर की ओर कैसे मूव करता है, ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कैसे बढ़ेगी, उसका जो मास है कैसे कम होगा, वेलोसिटी बढ़ती है तो उसका मास कैसे कम हो सकता है, उसका फ्यूल है वो कैसे बाहर निकलेगा, वो सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस की थी। परिवर्तनशील द्रव्यमान क्या होता है, वेरिंग मास क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन क्या कर चुके थे, देख चुके थे। अब आज अपन को देखना है कि अपने पास ये वाला कंसेप्ट जो इससे पहले वाली क्लास में देखा था कि परिवर्तनशील द्रव्यमान कैसे होता है, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन किया था, जिसके बेस पे मैंने लास्ट में एफ एक्सटर्नल ये निकाला था कि एफ एक्सटर्नल होता है वो क्या होता है, डी बाई डी टी एम वी माइनस का यू वेक्टर डी एम अपॉन में डी टी। तो यहाँ पर अपन ने लिखा था कि जो भी इसका एफ एक्सटर्नल है वो जीरो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यू वेक्टर जीरो होना पॉसिबल नहीं है। यदि वहाँ से फ्यूल बाहर निकलना बंद हो जाएगा तो रॉकेट आगे मूव करना बंद हो जाएगा, यानी वो रॉकेट ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसके आगे की बात करते हैं। तो आगे रहेगा अपने पास रॉकेट का अंतिम वेग। क्या रहेगा अपने पास? रॉकेट का अंतिम वेग। तो यहाँ पे मैं टॉपिक लगा सकता हूँ रॉकेट का अंतिम वेग, या पहले इसी को थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लेता हूँ। जो अपन ने टर्म निकाली है एफ एक्सटर्नल, तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, जो भी टर्म आई है वो आया है अपने पास क्या, एम डी वी अपॉन में क्या आया है, डी टी आया है। यानी डी बाई डी टी तो एज इट इज था, तो ये डी बाई डी टी एज इट इज है। यहाँ पे अपने पास हो जाएगा एम वी, तो यहाँ पे हो जाएगा एम वी, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास माइनस का यू डी एम अपॉन में क्या है, डी टी है। क्लियर? इस टर्म को यदि मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, इस टर्म को मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास एम डी वी अपॉन में हो जाएगा डी टी, प्लस का हो जाएगा अपने पास वी डी एम अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास, डी टी। क्लियर? ये वाली टर्म हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा यू डी एम अपॉन में क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब यदि मैं ये दोनों टर्म इधर भेजता हूँ तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, एफ एक्सटर्नल, यहाँ पे ये टर्म इधर आएगी तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस का यू, यानी क्या हो जाएगा माइनस का वी डी एम अपॉन में क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा अपने पास यू डी एम अपॉन में क्या हो जाएगा, डी टी, और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एम डी वी अपॉन में क्या हो जाएगा, डी टी के इक्वल, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली जो वैल्यू आ रही है इसमें देखो ये दोनों टर्म है, सेकेंड और थर्ड, इन दोनों टर्म में डी एम अपॉन डी टी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या तो मैं इसको u माइनस का v कर दूँ, क्या कर दूँ अपने पास, u माइनस का v कर दूँ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि u पहले लिख लूँ, माइनस का v बाद में लिख लूँ, साथ में हो जाएगा क्या, डी एम अपॉन में डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, एम डी वी अपॉन में क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। यानी लास्ट में क्या हो जाएगी अपने पास, ये वाली टर्म हो जाएगी। और जो यहाँ पे ये u माइनस का वी आर है, देखो है कि अपने पास दोनों ही वेलोसिटी है, इसको मैं नया नाम लूँगा क्या, वी आर। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास प्लस का वी आर, साथ में हो जाएगा डी एम अपॉन में डी टी, और इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास एम डी वी अपॉन में क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे ये जो वी आर है, क्या है अपने पास, वी आर है, ये वी आर कौन सी टर्म को डिफाइन करता है ये मुझे देखना है। तो यहाँ पे जो वी आर होगा वो आप क्या लिख सकते हो कि यहाँ पे वी आर है वो कौन सी टर्म को डिफाइन करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि निकाय के द्रव्यमान के सापेक्ष वेग है, यानी निकाय का अपने पास क्या है, अलग होने वाले द्रव्यमान का निकाय के सापेक्ष वेग, अलग होने वाला द्रव्यमान यानी फ्यूल का द्रव्यमान निकाय के सापेक्ष वेग, यानी जो ये u माइनस का v इज इक्वल टू क्या है अपने पास, वी आर है, यानी निकाय का अलग हुए द्रव्यमान के सापेक्ष वेग है। क्या है अपने पास, निकाय का या अलग होने वाले द्रव्यमान का, इसको मैं लिख सकता हूँ अलग होने वाले द्रव्यमान का निकाय के सापेक्ष वेग। निकाय के सापेक्ष क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। यानी देखो यहाँ पे क्या है, u माइनस का v, u अपने पास फ्यूल है जो बाहर निकल रहा है, और v वेलोसिटी है जो ऊपर जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट सिस्टम की रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, जिसे मैंने क्या लिख दिया, वी आर वाली टर्म में डिफाइन कर दिया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली जो टर्म है, ये क्या है अपने पास, ये वाली टर्म है, ये टर्म क्या बताती है यहाँ पे, एफ एक्सटर्नल क्या है, जो एक्सटर्नल बाह्य बल है वो है। तो मैं लिख सकता हूँ कि एफ तो यहाँ पे बाह्य बल हो जाएगा,
वी आर यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, डी एम बाई डी टी टाइम एम मास का टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा। ये क्या है अपने पास एम डी वी बाई डी टी, क्या है अपने पास एम डी वी बाई डी टी, यानी क्या ये संवेग में परिवर्तन की दर है क्या? बिल्कुल है। यदि मैं एम को अंदर ले जाऊँ तो ये वाली टर्म क्या बनेगी? तो मैं लिख सकता हूँ यह समीकरण, इस समीकरण में क्या हो जाएगा अपने पास? इस समीकरण में जो एफ एक्सटर्नल है वो तो बाह्य बल को व्यक्त करता है, यानी एक्सटर्नल फोर्स को व्यक्त करता है, बाह्य बल को व्यक्त करता है, तथा यहाँ पे जो डी एम बाई डी टी है या फिर अपने पास क्या है एम डी वी अपॉन में डी टी, क्या है अपने पास एम डी वी बाई डी टी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस टर्म को, ये क्या हो जाएगा डी वी, क्या हो जाएगा अपने पास एम वी बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा वापस डी पी अपॉन में डी टी, यानी जो ये वाली टर्म है वो क्या बता रहा है यहाँ पे डी पी बाई डी टी बता रहा है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यह समीकरण क्या बता रहा है यहाँ पे संवेग परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो यह समीकरण है वो क्या करेगा अपने पास निकाय से अलग हुए द्रव्यमान के कारण, किसके लिए? निकाय से अलग हुए द्रव्यमान के कारण निकाय से अलग हुए द्रव्यमान के कारण संवेग परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है। संवेग परिवर्तन की दर को क्या करता है? व्यक्त करता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये हो जाएगा अपने पास निकाय से अलग हुए द्रव्यमान के कारण संवेग परिवर्तन की दर को क्या करेगा? व्यक्त करेगा। क्लियर? तो ये अपने पास हो गया ये वाली इक्वेशन, और इसके बेस पे जो ये वाली टर्म है वो ये डिफाइन कर रही है। तो यहाँ से मैं मान सकता हूँ कि जो निकाय का लगने वाला, निकाय पर जो लगने वाला बल है वो कंप्लीट बल एफ एक्सटर्नल इस टर्म में होगा, इसका मोमेंटम होगा वो इस टर्म में होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ये डी पी बाई डी टी, यानी ये क्या अपने पास मास वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज, यानी ये कंप्लीट क्या बता रहा है? किसी न किसी सिस्टम का बता रहा है। किसका बता रहा है? कंप्लीट सिस्टम का या पूरे निकाय का बता रहा है। और जो u माइनस का वी आर था, u माइनस का v था, वो क्या था अपने पास? वी आर था, जो क्या बता रहा है? निकाय की रिलेटिव वेलोसिटी बता रहा है, यानी किसकी वेलोसिटी? कंप्लीट सिस्टम की। u की वजह से v वेरी कर रहा है, v की वजह से u वेरी कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ तक तो अपन ने बात की इसके एक्सटर्नल फोर्स की। अब यहाँ पे अपना एक टॉपिक है जो है अपने पास रॉकेट का अंतिम वेग। क्या है अपने पास? टॉपिक एक नया क्या है अपने पास? रॉकेट का अंतिम वेग, यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। क्या है अपने पास? फाइनल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। यदि मैं इसके फाइनल वेलोसिटी की बात करता हूँ तो मुझे पता है कि रॉकेट की जो फाइनल वेलोसिटी है उसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो अपन ने ऊपर टर्म निकाली थी वो टर्म क्या आई थी अपने पास? जो अपना अब टॉपिक रहेगा जिसमें रॉकेट की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। रॉकेट की फाइनल वेलोसिटी निकालने का मतलब क्या है? रॉकेट ऊपर जा चुका है वो वेलोसिटी निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी वही होगी जब रॉकेट ऊपर जा चुका है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी अपने पास एफ एक्सटर्नल वाली टर्म आई थी वो क्या आई थी अपने पास? एफ एक्सटर्नल। वही टर्म कहाँ मिलेंगे? एफ एक्सटर्नल प्लस का वी आर था, साथ में क्या था? डी एम अपॉन में डी टी था, और इज इक्वल टू था अपने पास एम डी वी अपॉन में क्या था? डी टी था। क्या थी अपने पास? ये वाली टर्म थी। अब मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे एफ एक्सटर्नल हो या एफ हो, अपने पास ये वाली टर्म बताएगा। यहाँ पे जब भी रॉकेट ऊपर जाता है तो इसमें वायु घर्षण बल, वायु घर्षण बल और क्या लेते हैं अपन? ग्रेविटिविटी बल, या फिर मैं लिख सकता हूँ गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल यानी मैं लिख सकता हूँ एयर फ्रैक्शनल फोर्स, और हो जाएगा अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स।
ये दोनों ही फोर्स क्या है, एयर फ्रैक्शनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों ही फोर्स को क्या मानना है अपन को, नगण्य मानना है। यदि मैं इन दोनों को नगण्य मानता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाएगा तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्कआउट करेगा, बिल्कुल करेगा, रॉकेट पर भी तो करता है। यदि रॉकेट ऊपर जाते तो क्या ग्रेविटेशनल उसे नीचे नहीं खींच सकता, क्या नहीं खींच सकता, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल की जो इंटेंसिटी होती है वो ऊपर जाने वाले वेलोसिटी के कंपेयर में या ऊपर जाने वाले फोर्स के कंपेयर में इतनी नेगलेक्ट हो जाती है, यानी बिल्कुल लोएस्ट हो जाती है। तो मैं कह सकता हूँ कि रॉकेट की जो स्पीड होती है काफ़ी हाई स्पीड होती है, जिस पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्कआउट नहीं करता है, यानी उसको क्या मान लिया जाता है, नगण्य। और इसमें कुछ वायु के पार्टिकल होते हैं, एयर में जो कुछ पार्टिकल रहते हैं, कुछ मॉलिक्यूलर रहते हैं, उसकी वजह से भी वो उसको इफेक्ट नहीं करता, यानी रॉकेट यदि ऊपर की ओर जाता है तो उस पर ना तो वायु घर्षण बल इफेक्ट डालता है, ना गुरुत्वाकर्षण बल इफेक्ट डालता है। इसलिए मैं इन दोनों बल को क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे नगण्य कर लेता हूँ। अब मैं लिख सकता हूँ कि यदि गुरुत्वाकर्षण बल के बेस पर ये टर्म आ रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी अपने पास एम एक्सटर्नल था तो वो एफ एक्सटर्नल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा अपने पास वी आर डी एम अपॉन में एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास एम डी वी अपॉन में क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। क्या टर्म हो जाएगी अपने पास, ये वाली टर्म हो जाएगी। यदि मैं एम को यहाँ से हटा दूँ, क्या कर दूँ मैं यहाँ को एम से हटा दूँ, यानी देखो यहाँ पे एम तीनों टर्म में आ रहा है, तो मैं इसको इस टर्म में भी लिख सकता हूँ। कैसे, यहाँ पे हो जाएगा ओनली जी, प्लस का हो जाएगा अपने पास वी आर अपॉन में एम, साथ में हो जाएगा डी एम अपॉन में एम, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास डी वी अपॉन में डी टी। क्योंकि मुझे क्या निकालनी है, यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे जो वी आ रहा है, इस वी को कहीं ना कहीं अकेला करना होगा। तो इसके वी के साथ क्या है, मेरे पास एम लगा रखा है, वी के साथ क्या है, एम। तो एम को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन में मैंने क्या कर दिया, एम का डिवाइड दे दिया, तो ये जी हो गया वी आर बाई एम डी एम बाई एम, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डी एम अपॉन में एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास डी वी बाय डी टी हो जाएगा। क्लियर। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो भी टर्म है वो ये वाली टर्म हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्या डी टी से मल्टीपल कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ यहाँ पे यहाँ पे ये वाली टर्म थोड़ी सी चेंज कर ली क्या आपने, देखो ये वाली जो टर्म है यहाँ पे क्या था अपने पास वी आर डी एम अपॉन में डी टी था, क्या था अपने पास वी आर डी एम बाई डी टी था, और मैंने यहाँ पे एम कर दिया, तो इस यहाँ पर एम नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा अपने पास, ये वाली टर्म आएगी वी आर डी एम अपॉन में तो डी टी रहेगा। इसमें भी क्या रहेगा अपने पास, ये वाली जो टर्म है वो रहेगी अपने पास क्या डी एम अपॉन में क्या रहेगा डी टी रहेगा। क्लियर। अब यदि मैं कहता हूँ कि इस इक्वेशन में पूरा क्या कर दूँ, डी टी से मल्टीपल कर दूँ, पूरी इक्वेशन में मैं क्या कर दूँ, डी टी से मल्टीपल कर दूँ बोथ साइड में, क्या करूँ मैं इसको बोथ साइड में मल्टीपल कर दूँ, तो ये वाली टर्म क्या बनेगी, तो ये वाली टर्म बन जाएगी अपने पास क्या, तो ये वाली टर्म आ जाएगी देखो जी डी टी प्लस का हो जाएगा अपने पास वी आर एम डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास डी वी अपॉन में डी टी, और साथ में क्या हो जाएगा डी टी। यानी मैंने किससे मल्टीपल किया है, डी टी से, दोनों ओर गुणन करने पर तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास डी टी दोनों साइड से हट जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या रह जाएगा अपने पास, ये तो रह जाएगा जी डी टी, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास डी टी और डी टी हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वी आर डी एम अपॉन में एम, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास डी वी हो जाएगा। क्लियर। क्या हो जाएगा डी वी हो जाएगा। अब मुझे पता है कि यदि मैं रॉकेट के अंतिम वेग की बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, रॉकेट के अंतिम वेग की बात कर रहा हूँ। रॉकेट का अंतिम वेग यानी क्या हो जाएगा अपने पास, देखो रॉकेट का अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट की बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो ये वाली टर्म आएगी वो क्या आ जाएगी, अपन ने लिया है क्या u माइनस का v इज इक्वल टू क्या लिया है, इज इक्वल टू वी आर लिया है, क्या लिया है u माइनस का v इज इक्वल टू वी आर लिया है। बट मुझे पता है कि ये जो EU है वो तो फ्यूल की वेलोसिटी है, v है जो ऊपर जा रहा है उसकी वेलोसिटी है। तो मैं कह सकता हूँ कि जब भी रॉकेट ऊपर की ओर मूव करता है तो वेलोसिटी कौन सी ज़्यादा होनी चाहिए, यदि फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो ये v क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, यानी ये v की वैल्यू है वो u के कंपेयर में क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर यदि मैं इस टर्म को v माइनस यू में कन्वर्ट करूँ तो ये क्या हो जाएगा अपने पास
माइनस का वी आर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली टर्म है वो क्या बन जाएगी अपने पास, माइनस का वी आर। और मुझे पता है कि यदि रॉकेट ऊपर की ओर गति कर रहा है तो उसका जी भी कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे यदि रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है मतलब इसकी वेलोसिटी तो मुझे पता लग गया कि v ग्रेटर देन u होना चाहिए, और इसके साथ क्या होना चाहिए, रॉकेट ऊपर की ओर गति करेगा और जो g है वो क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस का g होना चाहिए। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगा, माइनस का g dt, साथ में हो जाएगा माइनस का वी आर, साथ में हो जाएगा अपने पास डी एम अपॉन में m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास डी वी। यानी अपने पास जो भी फाइनल टर्म आएगी वो क्या हो जाएगी अपने पास, ये वाली हो जाएगी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे दोनों साइड इसका समाकलन कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी यानी v वाली टर्म निकालनी है, यानी ये वाली वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, यदि मैं इसमें बोथ साइड में क्या कर लूँ, इंटीग्रल कर दूँ, क्या कर दूँ, दोनों साइड में, दोनों और समाकलन करने पर यानी मैं बोथ साइड में इसका इंटीग्रल करता हूँ तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस का जी डी टी, ऐसे ही अपने पास माइनस का हो जाएगा इंटीग्रल वी आर डी एम अपॉन में एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, इंटीग्रल हो जाएगा जी वी। तो यहाँ से जो भी टर्म बनेगी वो टर्म क्या बनेगी, तो ये तो हो जाएगा माइनस का जी टी, ये तो क्या हो जाएगा माइनस का जी टी, माइनस का हो जाएगा अपने पास वी आर, इंटीग्रल करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास लॉग ई, और क्या हो जाएगा एम हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास v। और साथ में यदि मैं इंटीग्रल करता हूँ तो इसके साथ में कांस्टेंट और जुड़ेगा, वो कांस्टेंट क्या जुड़ेगा यहाँ पे c। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू माइनस का जी टी, माइनस का हो जाएगा अपने पास वी आर, साथ में हो जाएगा लॉग ई, क्या हो जाएगा m, प्लस का हो जाएगा अपने पास c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v। अब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे ये v तो इधर लिख दिया तो इसको तो हटा दो। अब यदि मुझे इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, मुझे इस कांस्टेंट की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो मुझे पता है कि कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए या तो मैं फाइनल कंडीशन लूँगा या इनिशियल कंडीशन लूँगा। यदि मैं इनिशियल कंडीशन लेता हूँ टाइम t रेज टू 0, यदि प्रारंभिक समय में t इज इक्वल टू कितना है अपने पास, 0 है, कितना है अपने पास, t इज इक्वल टू 0 है, तो उसका वेलोसिटी का जो वेग था वो भी कितना होगा, v0 होगा, जो m था वो भी कितना होगा अपने पास, m0 होगा। तो अपने पास ये वाली वैल्यू है वो क्या रहेगी, तो यदि मैं c की वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास, यदि t इज इक्वल टू 0 तो देखो v इज इक्वल टू v0 बन जाएगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा अपने पास वी आर लॉग ई, और साथ में m की जगह क्या हो जाएगा m0, प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास c, यानी c की वैल्यू ये हो जाएगी, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, v0 प्लस का हो जाएगा वी आर, साथ में हो जाएगा अपने पास लॉग ई m0 प्लस का हो जाएगा c, क्या हो जाएगा अपने पास लॉग एम ई या m0, और साथ में क्या हो जाएगा इज इक्वल टू c। यानी ये वाली टर्म इधर भेज दी। इस c की वैल्यू मैं कहाँ पे रिप्लेस करता हूँ, इस c की वैल्यू मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये वाली कांस्टेंट की जो भी वैल्यू आई है वो टर्म क्या आ जाएगी, तो ये वाली टर्म आ जाएगी अपने पास क्या, v इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का जी टी, क्या हो जाएगा अपने पास माइनस का जी टी, तो ये माइनस का जी टी तो एज इट इज माइनस का क्या हो जाएगा जी टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का वी आर एज इट इज हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा अपने पास लॉग ई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा m, और जो c कांस्टेंट है, c कांस्टेंट की वैल्यू ये पूरी वैल्यू रखनी है, तो ये हो जाएगा अपने पास प्लस का क्या हो जाएगा v0, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का vr, और साथ में हो जाएगा log e, और साथ में क्या हो जाएगा m0। क्लियर। देखो यहाँ पे इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v है तो v0 इधर ला लो, तो ये क्या हो जाएगा v0 माइनस का हो जाएगा अपने पास gt, क्या हो जाएगा अपने पास v0 माइनस का gt,
प्लस का यदि मैं वी आर लेता हूँ तो वी आर यदि मैं दोनों में से कॉमन लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा लॉग एम नॉट माइनस का हो जाएगा अपने पास लॉग ई और साथ में क्या हो जाएगा एम, ये वाली टर्म हो जाएगी। और इसको यदि मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ इस टर्म को तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी अपने पास, तो ये बन जाएगी अपने पास v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस का जी टी, ये वाली टर्म आ जाएगी। प्लस का आ जाएगा अपने पास वी आर और साथ में हो जाएगा लॉग ई और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास एम नॉट अपॉन में एम, यानी जो भी फाइनल टर्म आएगी वो मेरे पास ये आ जाएगी। तो वी आर लॉग ई एम नॉट बाय एम, तो ये यहाँ पे क्या बताएगा रॉकेट की फाइनल वेलोसिटी को क्या करेगा डिफाइन करेगा। क्लियर। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, यहाँ पे जो v की वैल्यू आई है वो हो जाएगा अपने पास वी नॉट माइनस का जी टी प्लस का वी आर लॉग ई एम एम नॉट बाय एम। अब यहाँ पे जो जो ये सारी टर्म है वो सारी टर्म क्या क्या डिफाइन कर रही है, तो अपने पास ये मैं कह सकता हूँ कि यह रॉकेट का क्या होगा अपने पास अंतिम वेग होगा, ये रॉकेट का क्या कहलाएगा अंतिम वेग कहलाएगा। तो यह समीकरण मैं लिख सकता हूँ कि यह समीकरण रॉकेट के अंतिम वेग को व्यक्त करता है। यह समीकरण रॉकेट के अंतिम वेग को व्यक्त करता है। और अंतिम वेग के लिए संपूर्ण ईंधन को जलने वाला समय, तो यहाँ पे देखो टी है वो क्या क्या है सारी टर्म में डिफाइन कर लेता हूँ। जो स्मॉल टी है, स्मॉल टी यहाँ पे क्या बताता है कि अंतिम वेग में लगने वाला समय क्या है, अंतिम वेग में लगने वाला समय या फिर मैं इसे एक टर्म और डिफाइन कर सकता हूँ, यदि कोई भी अंतिम वेग में लगने वाला समय यानी रॉकेट टॉप स्पीड तक पहुँच चुका है, उसका जहाँ टारगेट था एम था वहाँ तक पहुँच चुका है, इसका मतलब उसका फ्यूल ख़त्म हो गया होगा। यानी जितने टाइम में उसका फ्यूल ख़त्म होगा उतने ही टाइम में वो रॉकेट क्या होगा ऊपर की ओर पहुँचेगा, ये कंडीशन बनेगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो स्मॉल टी टाइम है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ईंधन को जलने में लगने वाला जो समय है वो भी क्या है टी है, या फिर रॉकेट को अंतिम वेग में या अंतिम वेग में लगने वाला समय है वो भी कितना है टी है। तो इस टी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ईंधन को संपूर्ण ईंधन जलने में क्या हो जाएगा अपने पास संपूर्ण ईंधन जलने में लगा समय। क्या हो जाएगा संपूर्ण ईंधन जलने में लगने वाला समय है वो क्या है टी है। और मुझे पता है कि जो v नॉट है वो अपना क्या था प्रारंभिक वेग था। v नॉट अब जो अपन ने लिया है वो क्या लिया है प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी ली है। और अपने पास जो g लिया है वो g क्या है अपने पास गुरुत्वीय त्वरण है, जो g है वो क्या है अपने पास गुरुत्वीय त्वरण है। बाकी टर्म क्या बची देखो v हो गया g हो गया t हो गया, और जो वी आर है वी आर अपने पास क्या था यहाँ पे गैस के सापेक्ष वेग था। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि वी आर है वो क्या है अपने पास गैस के सापेक्ष वेग हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो वी आर है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे गैस के सापेक्ष वेग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी टर्म है। और जो m था m क्या था रॉकेट का द्रव्यमान, और m नॉट क्या था प्रारंभिक मास। m नॉट क्या था यहाँ पे प्रारंभिक मास यानी प्रारंभिक द्रव्यमान। अब जब भी रॉकेट ऊपर पहुंच चुका है यानी उसका फ्यूल खत्म हो चुका है, तो उसके बाद जो भी रॉकेट के पास मास बचेगा वो मास कौन सा होगा अपने पास कैपिटल M होगा। तो वो मास क्या होगा अपने पास कितना हो जाएगा m इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा अंतिम वेग अंतिम द्रव्यमान। तो देखो इस टर्म में ये वाली सारी टर्म थी, क्या थी अपने पास इसमें ये वाली सारी टर्म थी। तो यहाँ पे अपन ने ये सारी टर्म यहाँ पे डिफाइन कर दी कि v इज इक्वल टू क्या था अपने पास v नॉट माइनस का gt था।
प्लस का क्या था वी आर लॉग ई एम नॉट बाई एम था, क्या था अपने पास वी आर लॉग ई एम नॉट बाई एम। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कि यदि मैं जो जो सारी टर्म थी सारों को डिफाइन कर दिया, वी यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास अंतिम वेग हो जाएगा। तो v तो अंतिम वेग हो जाएगा, v नॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा, g क्या हो जाएगा माइनस में है तो वो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा और माइनस में होने का रीजन वो रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए g माइनस है। t हो जाएगा अपने पास टाइम, तो ईंधन को जलने में लगने वाला समय या फिर मैं बोल सकता हूँ कि रॉकेट को अंतिम वेग तक पहुँचने में लगने वाला समय। यहाँ पे वी आर है वो निकाय का या गैस का या रिलेटिव वेलोसिटी थी निकाय के सापेक्ष या गैस के सापेक्ष, लॉग ई एम नॉट बाई एम है। अब इस टर्म को कई बार आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, यदि मैं इस टर्म को माइनस में लिखना चाहूँ, कई बार बुक में आपको प्रूफ दैट करके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सिद्ध कीजिए कि रॉकेट का अंतिम वेग होता है वो ये होता है और यहाँ पे प्लस की जगह देकर क्या दे देता है वो माइनस दे देता है। तो यहाँ पे माइनस होने का मतलब है कि यह माइनस कब आएगा, जब यहाँ पे वी आर लॉग क्या हो जाएगा, इसमें जो टर्म है वो ऑपोजिट हो जाएगी यानी एम अपॉन में क्या हो जाएगा एम नॉट हो जाएगा। तो दोनों ही टर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपको भी नोट्स में दोनों ही टर्म लिखनी है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास वी नॉट माइनस का जी टी माइनस का वी आर लॉग एम अपॉन में क्या हो जाएगा एम नॉट हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि टी का मान, देखो यहाँ पे अब टी की डिपेंडेंसी कैसे आती है वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो अपने पास जो टी की डिपेंडेंसी है, अपने पास जो फाइनल टर्म है वो ये वाली है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आप मुझे ये बताइए इस इक्वेशन को देख के कि क्या इसमें t कम होने पर वेलोसिटी क्या होगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि t का मान कम हो तो रॉकेट v का वेग गुरुत्वीय बल से कम प्रभावित होता है। यानी क्या बोल सकता हूँ मैं कि अपने पास जो t की वैल्यू यदि बहुत कम है, t की वैल्यू क्या है अपने पास, यदि t का मान कम हो तो अपने पास जो गुरुत्वीय बल का प्रभाव होगा, यानी जो t का मान कम होने पर रॉकेट का वेग v है, रॉकेट का वेग v है, तो रॉकेट का वेग v वो गुरुत्वीय बल से कम प्रभावित होगा। गुरुत्वीय बल से कम प्रभावित होगा। क्लियर। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो भी इसका गुरुत्वीय बल होगा वो क्या हो जाएगा कम होगा। इसके विपरीत यदि दहन क्रिया क्या होती है धीमी होती है तो टी का मान अधिक हो क्या होती है, यानी रॉकेट का वेग गुरुत्वीय बल से कम प्रभावित होगा और दहन कोष्ठ में जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी स्लो होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि दहन प्रक्रिया स्लो होगी या धीमी गति से होगी। क्लियर। यदि मैं कहता हूँ कि t का मान ज़्यादा है, यदि मैं कहता हूँ कि t का मान अधिक हो तो, यदि t का मान क्या हो अपने पास अधिक हो तो, यदि मैं कहता हूँ t का मान अधिक है, t का मान अधिक होने पर रॉकेट का वेग गुरुत्वीय बल से अधिक प्रभावित होगा। क्या होगा अधिक प्रभावित होगा और दहन प्रक्रिया क्या होगी तेज होगी। ठीक है, ये अपन ने बात की इसके फाइनल वेलोसिटी की। तो देखो यहाँ पे ये जो दोनों स्टेटमेंट लिखे वो क्या बताता है कि यदि मेरे पास t की वैल्यू कम है, क्या है मेरे पास t की वैल्यू कम है तो उसका गुरुत्वीय बल से कम प्रभावित होगा, यानी उसका जो वेलोसिटी है वो गुरुत्वीय बल से कम प्रभावित होगी। यानी मैं कह सकता हूँ जो इनिशियल केस होता है, इनिशियल केस यही होता है कि t का मान बहुत कम था, यानी t का मान 2 सेकंड था, तो वहाँ पर उसके दहन कोष्ठ में यदि ईंधन जलना स्टार्ट हुआ था और जब भी ईंधन जलना स्टार्ट हुआ यानी उसकी वेलोसिटी अभी तो मिलना उसे स्टार्ट हुई है, तो मैं कह सकता हूँ कि दहन प्रक्रिया स्टार्टिंग में धीमी होती है, कुछ टाइम बाद वो दहन प्रक्रिया को तेज कर लेता है, यानी कुछ टाइम बाद टी बढ़ेगा, टी बढ़ने के साथ रॉकेट की वेलोसिटी इतनी हाई हो जाती है कि रॉकेट फर्स्ट से क्या करता है बहुत तेज गति से वो ऊपर की ओर मूव करता है।
अभी जो चंद्रयान लॉन्च किया गया था, सभी ने देखा होगा, तो सभी ने टीवी में वगैरह न्यूज़ में हर जगह देखा है। तो कुछ टाइम बाद उसमें जो दहन कोष्ठ होता है, दहन कोष्ठ को स्टार्टिंग से काफ़ी टाइम पहले उसमें दहन जलाना स्टार्ट किया जाता है, और जैसे जैसे वो दहन जलना या जिसमें जो फ्यूल है वो जलना स्टार्ट होता है, फिर कुछ टाइम बाद वो फ्यूल बाहर निकलता है और उसके बाद वो रॉकेट तेज़ गति से ऊपर की ओर मूव करता है। तो ये था अपने पास क्या, रॉकेट की फाइनल वेलोसिटी की टर्म थी। तो यहाँ से मैंने देखा कि रॉकेट क्या होता है, तो अपन ने इसमें कौन कौन सी चीज़ देखी कि रॉकेट की गति कैसे होती है, रॉकेट कैसे ऊपर की ओर मूव करता है, ऊपर की ओर मूव करता है तो रॉकेट पर जो लगने वाला एफ एक्सटर्नल फोर्स है वो एफ एक्सटर्नल फोर्स कितना होता है। एफ एक्सटर्नल फोर्स होने के साथ साथ मैं कह सकता हूँ कि रॉकेट ऊपर की ओर मूव कैसे करेगा, मास में कैसे कमी आएगी, वेलोसिटी में कैसे बढ़ोतरी होगी, और यहाँ पे इसमें गुरुत्वीय त्वरण के बेस पे जो VR वाली टर्म है वो कैसे निकाल सकते हैं, और रॉकेट की जो फाइनल वेलोसिटी है जब रॉकेट ऊपर जा चुका है और ईंधन T इक्वल टू यानी बहुत ज़्यादा हो गया, यानी ईंधन उसका ख़त्म हो गया, ईंधन ख़त्म होने के बाद जो रॉकेट की वेलोसिटी है वो क्या होती है, तो वो वेलोसिटी अपन ने निकाली है। अब यहाँ पे एक अपना केस बनता है, उस स्पेशल केस के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ये केस क्या कहता है कि यदि मैं क्या कहूँ, यदि इस केस के बारे में डिस्कस करें, यानी केस नंबर फर्स्ट, कि यदि मैं कह दूं कि यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाए या गुरुत्वीय बल का मान, यदि गुरुत्वीय बल का मान नगण्य हो जाए, क्या हो जाए अपने पास, गुरुत्वीय बल का मान नगण्य हो जाए। यदि मैं कहता हूं कि गुरुत्वीय बल का मान यहाँ पे नगण्य हो जाता है, गुरुत्वीय बल नगण्य होने का मतलब क्या है, यहाँ पे जी वाली टर्म या उसका प्रारंभिक वेग है वो इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे अपने पास जो भी टर्म बनेगी वो टर्म क्या बनेगी, तो देखो जो भी अपने पास फॉर्मूला आया है उसी से ये टर्म बनेगी। देखो ये वाली जो फॉर्मूला था इसमें मैं कह रहा हूँ कि गुरुत्वीय बल का प्रभाव नगण्य हो जाए, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे प्रारंभिक वेग यानी ये जो V0 माइनस का GT था, यहाँ से ये वाली टर्म क्या हो जाती है, हट जाती है, और यहाँ पे जो टर्म आ जाती है V इक्वल टू क्या हो जाएगा, VR, साथ में हो जाएगा प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, m0 अपॉन में क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। क्लियर, तो ये वाली टर्म हो जाती है। यानी गुरुत्वीय बल का प्रभाव नगण्य होने का मतलब है यहाँ पे t टाइम के लिए g भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और इस पूरी टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि रॉकेट का वेग जो t का मान कम होता है तो रॉकेट का वेग गुरुत्वीय बल से कम प्रभावित होता है, और t का मान अधिक होता है तो उसका गुरुत्वीय बल से प्रभाव अधिक प्रभावित होता है। तो ये अपन ने क्या निकाला, इसका फाइनल वेलोसिटी निकाली, जो एक स्पेशल केस के बेस पे निकाला कि गुरुत्वीय बल का प्रभाव या गुरुत्वीय त्वरण का मान नगण्य होने पर इसका क्या रिजल्ट निकलता है। क्लियर, तो ये अपन ने बात की है इसकी कंप्लीट रॉकेट के फाइनल वेलोसिटी की। तो आज के लिए तो इतना ही। तो अपन देख लिया कि रॉकेट में कैसे मूव होता है, रॉकेट की गति कैसे होती है, रॉकेट ऊपर की ओर कैसे बढ़ता है, रॉकेट की फाइनल वेलोसिटी कैसे आती है, रॉकेट की डिपेंडेंसी कैसे आती है। अब जनरली अपन को ये सारा कंसेप्ट मैथमेटिकल डेरिवेशन का था। अब मुझे एक देखना है, आगे एक टॉपिक आएगा और आपने भी टॉपिक वो देखा होगा जिसे अपन बोलते हैं मल्टी स्टेज रॉकेट। क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेज रॉकेट, यानी हिंदी में बोला जाता है इसे बहुचरणीय रॉकेट या बहुचरणीय अवस्था। मल्टी स्टेज रॉकेट या बहुचरणीय अवस्था, इसका मतलब क्या होता है, मुझे पता है कि आपने जब भी रॉकेट बनाया है या रॉकेट कभी देखा होगा तो रॉकेट में कुछ पार्ट्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, रॉकेट में कुछ पार्ट्स बनाए जाते हैं। तो वो पार्ट्स कुछ इस तरीके के होते हैं। जैसे मैंने मल्टी स्टेज का मतलब क्या होता है कि इसमें मैं अलग अलग स्टेज डिफाइन करता हूँ। क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे अलग अलग स्टेज डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास ये अलग अलग स्टेज हो जाएगी। अब इसमें मैं कहता हूँ कि अपन ने पहले तो जो भी मैथमेटिकल डिस्कशन किया है वो एक रॉकेट का किया है, सिंगल स्टेज का किया है। अब मुझे रॉकेट को काफ़ी दूरी तक भेजना है। क्या करना है, मुझे रॉकेट को काफ़ी दूरी तक भेजना है। तो मुझे क्या करना होगा, या तो फ्यूल ज़्यादा डालना होगा, या फिर अपने पास जो रॉकेट है ऐसे ऐसे मैं एक एक रॉकेट करता करता मैं क्या बना दूँ, बहुत सारे रॉकेट बना दूँ। आपने एक मूवी आई थी
जो मूवी आई थी अक्षय कुमार वाली, वो था अपने पास मंगल मिशन। तो आपने देखी भी होगी, मिशन मंगल के नाम से कोई मूवी थी। तो उसमें देखा था कि जब भी एक रॉकेट होता है, रॉकेट को ऑर्बिट पार कराने के लिए, ऑर्बिट से उस बार भेजने के लिए उसे मल्टी स्टेज रॉकेट का यूज करना होता है। मल्टी स्टेज में क्या होता है, जैसे मैंने कह दिया कि ये 1 स्टेज है, ये 2 स्टेज है, ये 3 स्टेज है, ये 4 स्टेज है, ये 5 स्टेज है और ये 6 स्टेज है, यानी कोई मल्टी स्टेज का रॉकेट बना हुआ है। अब ये रॉकेट जैसे जैसे ऊपर की ओर गति करेगा तो इसकी एक एक कंडीशन खत्म होती जाएगी। कैसे? जैसे एक कंडीशन यदि वो कुछ दूरी तक जाता है तो फर्स्ट स्टेज निकल के हट जाएगी, यदि और ऊपर जाएगा तो सेकेंड स्टेज निकल के हट जाएगी, और ऊपर जाएगा तो थर्ड स्टेज निकल के हट जाएगी, और ऊपर जाएगा तो 4 स्टेज हट जाएगी, 4 हट जाएगी, 5 हट जाएगी। तो जितनी डिस्टेंस वो ऊपर जाता जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से उसको ऊपर भेजना है, ऑर्बिट से क्रॉस करवाना है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें मल्टी स्टेज रॉकेट का उपयोग किया जाता है। तो आज भी कोई भी रिसर्च के लिए, खोज के लिए जो भी रॉकेट भेजे जाते हैं, तो उसमें रॉकेट का जो कंसेप्ट होता है उसमें मल्टी स्टेज का होता है, सिंगल स्टेज का नहीं होता। क्योंकि सिंगल स्टेज का रॉकेट एक लिमिट डिस्टेंस कवर करता है। क्या करता है? एक लिमिट में डिस्टेंस कवर करता है, वो इन्फाइनाइट डिस्टेंस तक नहीं जा सकता। इसलिए यहाँ पर अपन कहते हैं कि डेली लाइफ में कौन से रॉकेट यूज़ लिए जाते हैं? मल्टी स्टेज रॉकेट का यूज़ लिया जाता है। तो जनरली मल्टी स्टेज रॉकेट का हर जगह यूज़ लिया जाता है। तो इसको भी अपन डिस्कस करेंगे, बहुत डीपली डिस्कस करेंगे। तो अब अपने पास जो भी रॉकेट का मैथमेटिकल डेरिवेशन था वो अपने पास कंप्लीट हो गया। तो मैथमेटिकल डेरिवेशन के साथ रॉकेट का कंप्लीट जो मैथमेटिकल का पार्ट है वो कंप्लीट है। तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक है परिवर्तनशील द्रव्यमान किसे कहते हैं, परिवर्तन द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, उसको एक्सप्लेन कीजिए। फिर वो कहता है कि रॉकेट पर जो भी एफ एक्सटर्नल यानी बाह्य बल लगता है वो क्या लगता है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि रॉकेट में संवेग परिवर्तन की दल को डिराइव कीजिए। तो संवेग परिवर्तन की दल जो अपन ने mdv/dt निकाला था वो टर्म लानी है मैथमेटिकल डिराइव करके। या फिर वो ऐसे भी पूछ सकता है कि रॉकेट का अंतिम वेग ये होता है, प्रूफ कीजिए, और वहाँ पे टर्म लिखी हुई दे देगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, तो लिख लेना कि यहाँ पे ये वाला जो रॉकेट वाला कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई बार एग्जाम में आया है और आपके भी आ सकता है। तो आपको इसको अच्छे से डिस्कस करना है और अच्छे से तैयार करना है। तो इसमें 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट तो उसका इंट्रोडक्शन, सेकंड उसका अपने पास रॉकेट क्या होता है, रॉकेट कैसे वर्कआउट करता है, क्या उसका प्रिंसिपल होता है वो, एक इसका मल्टी स्टेज रॉकेट क्या होता है वो। उसके बाद इसमें बन सकता है कि अपने पास जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है रॉकेट की वो क्या होती है, संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है, उसको डिराइव कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे बन सकते हैं। तो जो मैंने आपको स्लाइड के सामने जो भी आपके बोर्ड पे लिखा है वो एज इट इज आपको नोट्स में लिखना है, डायग्राम बनाना है और डायग्राम के साथ इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू।